क्लास में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में सामान्य अध्ययन में आज हमारा का मॉडल पेपर नंबर पहला। इसमें साथियों कुल टोटल 50 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं और आज का जो हमारा कट ऑफ है साथी वो है 30 प्रश्न। अगर आप 30 प्रश्न सही करते हैं तो मतलब आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ता है। क्वेश्चन कारण निम्नलिखित में से किसका उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख में नहीं किया गया है। इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना होगा। तो आप जानते हैं इसमें अग्नि देवता का उल्लेख नहीं है, तो इस प्रकार से प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? डी हो जाएगा आपका राइट। अगर हम बात करें बोगाज कोई अभिलेख को लेकर के, तो आप जानते हैं जो यह अभिलेख है वह 1400 ईसा पूर्व से संबंधित है और यह अभिलेख पश्चिमी एशिया यानी एशिया माइनर से मिला हुआ है। इस अभिलेख में आप देखेंगे तो इंद्र देवता, मित्र देवता, अरुण देवता और नासत्य देवता का उल्लेख मिलता है, लेकिन इस अभिलेख में कहीं भी अग्नि देवता का उल्लेख नहीं मिलता है। ध्यान रखेंगे बोगाज कोई के नासत्य देवता जो है उनकी पहचान ऋग्वेद के अश्विन देवता के साथ साथ ही की जाती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन महावीर स्वामी के संबंध में सही है? इस नहीं शब्द को आप हटा लीजिए। करा कि कौन सा कथन सही है? ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता है, जबकि इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। इनके बचपन का नाम साथी वर्धमान होता है। नंदीवर्धन महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। अगर आप सही जवाब डी आंसर बता रहे हैं उपयुक्त तो सभी सही है, तो सही है। महावीर स्वामी आप जानते हैं इनका जन्म कहीं कहीं लिखा है 599 ईसा पूर्व, तो कहीं कहीं लिखा है 540 ईसा पूर्व में होता है। वैशाली के निकट एक गांव है जिसका नाम है कुंडग्राम। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, जो कि इनकी माता का नाम सती, जबकि इनकी माता का नाम है त्रिशला या विदेहदत्ता। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, जो कि कुंडिन्य गोत्र की कन्या है और यशोदा से इनकी पुत्री का जन्म होता है अड़ुज्जा या प्रियदर्शिनी का। नंदीवर्धन की बात करेंगे तो यह महावीर स्वामी के बड़े भाई हैं और इनकी मृत्यु की बात करेंगे महावीर स्वामी के तो 527 ईसा पूर्व में कहाँ पे हो जाता है? साथ ही पावा में हो जाता है, जो कि मल्ल राजा सुस्तपाल का राज्य था उस समय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गुहा लेख का निर्माण अशोक द्वारा नहीं कराया गया था? सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा या लोमहर्षि गुफा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका डी होगा, लोमहर्षि गुफा। तो अगर आपने डी चुना है तो आपका सही जवाब। हम बात करेंगे गुहा लेख को लेकर के, तो अशोक ने साथी बिहार में एक पहाड़ी है बारबार की पहाड़ी, यहाँ पे दो गुफा बनाया हुआ है। एक का नाम है साथी सुदामा गुफा और एक का नाम है कर्ण चौपारी गुफा। इस समय जो बारबार की पहाड़ी है इसे हम खलवित पर्वत के नाम से जानते हैं और अशोक ने एक और पहाड़ी बनाया है जिसका नाम है साथी विश्व झोपड़ी गुफा। यहीं पर अशोक के पौत्र हैं साथी दशरथ, इनके द्वारा एक लोकेशन है नागार्जुनी पहाड़ी, यहाँ पर साथी कुछ गुफाएं बनाई गई हैं, जैसे गोपी गुफा, लोमहर्षि गुफा और बड़विथ नाम का गुफा। याद रखेंगे इन गुफाओं में जो भाषा है वो प्राकृत है, मतलब प्राकृत भाषा में लेख लिखा गया है, जबकि जो लिपि है साथी वो ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था? व्यापारिक मार्गों के अध्यक्ष को क्या बोलते थे? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा संस्थाध्यक्ष। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका। अगर आप मौर्यकालीन कुछ अधिकारी को देखें तो पर्याध्यक्ष को हम जो वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष थे उनको बोलते थे, जबकि सीताध्यक्ष जो राजकीय कृषि विभाग से संबंधित थे उनको बोलते हैं। अकाराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष था, जबकि संस्थाध्यक्ष ये व्यापारिक मार्गों के अध्यक्ष होते हैं। देवताध्यक्ष साथ ही धार्मिक मामलों से संबंधित है। पौत्वाध्यक्ष ये माप तौल के अधिकारी हैं, जबकि अच्छ पटलाध्यक्ष यह महालेखाकार होते हैं। तो आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? आप जानते हैं पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध लड़ा जाता है, तो 1527 में यह साथी युद्ध लड़ा जाता है, 16 मार्च 1527। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, 16 मार्च 1527। अगर आप देखेंगे तो बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा जाता है, जबकि खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को, चंदेरी का युद्ध जनवरी 1528 को, जबकि घाघरा के युद्ध साथी मई 1529 को लड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपनी पहली अस्थायी कंपनी कहां पर लगाई गई थी? मसूलीपट्टनम, गोवा, कोचीन या सूरत? तो साथी अस्थायी कंपनी पूछा है, तो आप जानते हैं यह लगा जाता है सूरत में। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? डी। बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, तो आप जानते हैं सन 1600 में इंग्लैंड में इसकी स्थापना किया गया था। इस समय भारत में अकबर का शासन है, क्योंकि अकबर आप जानते हैं 1605 में मरता है, ठीक है। तो इस समय भारत में अकबर का शासन है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जा रही है। ये जो कंपनी थी पहले साथी द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से जानी जाती थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम आता है साथी 1833 में
और इस अधिनियम के तहत जो इतना बड़ा कंपनी का नाम था उसे छोटा कर दिया जाता है और कंपनी का नाम रख दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में अगर आप देखेंगे तो पहली बार कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज साथी भारत में आता है। कब आता है? 1608 में। कहाँ पर पहुंचता है? तो साथी सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है। आप देखेंगे तो 1613 में अंग्रेजों ने पहला अस्थाई कारखाना साथी ये सूरत में स्थापित किया हुआ है, जबकि इससे पहले आप देखेंगे 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपना अस्थाई कारखाना स्थापित किया हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय उत्तर प्रदेश और अवध के लगभग कितने प्रत्याशी शामिल हुए थे? तो दोनों से पूछ रहा है, जब इसका पहला अधिवेशन हुआ है तब, तो दोनों को मिलाकर के 7+3 यानी 10 लोग शामिल हुए थे। तो इस तरह से राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के, तो आप जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया जाता है। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। जबकि इसका जो पहला अधिवेशन है वह 28 से 31 दिसंबर 1885 को बंबई में हो जाता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहली बैठक में साथ ही कुल 72 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें आप देखेंगे तो मद्रास से 38 सदस्य आते हैं और बंगाल से 21 सदस्य, उत्तर प्रदेश से 3 सदस्य और अवध से 7 सदस्य, इसी तरह से पंजाब से 3 सदस्य। तो कुल मिलाकर के इधर देखेंगे तो आप 72 सदस्य साथ ही शामिल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि पहली जो अधिवेशन होती है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी, इनका नाम मत भूलिए। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस समय भारत में लॉर्ड कर्जन वायसराय है। बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 को लिया गया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या लगभग 7 करोड़ 85 लाख थी। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं, डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब यानी राइट आंसर। बात करेंगे बंगाल विभाजन, तो आप जानते हैं भारत में इसमें वायसराय लॉर्ड कर्जन है, जबकि विभाजन का निर्णय लिया था साथ ही 20 जुलाई 1905 को। और इसके विरोध में पहला जो विरोध देखने को मिलता है, आंदोलन शुरू किया जाता है, तो वह साथ ही होता है 7 अगस्त 1905 को। बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हो जाता है? तो अक्टूबर 1905 में। यानी विरोध जो आंदोलन था उसके होने के बावजूद भी विभाजन हो जाता है साथ ही, लेकिन अंत में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। अब देखेंगे तो बंगाल विभाजन की कुल जनसंख्या 7 करोड़ 85 लाख के आसपास में था उस समय, ठीक है। बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण बताया गया था सरकार के द्वारा प्रशासनिक असुविधा। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि इतने बड़े प्रशासन को हम नहीं चला पाएंगे, इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, होम रूल शब्द निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो आप जानते हैं होम रूल शब्द का प्रयोग सबसे पहले साथ ही आयरलैंड में किया जाता है। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा बनेगा? सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगर हम बात करें होम रूल लीग आंदोलन को लेकर के, तो होम रूल्स का पहली बार प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आयरलैंड में किया जाता है। आप देखेंगे तो आयरलैंड में साथी एक नेता है रेडबार्ड, जो कि आयरिश नेता है। इनके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। लेकिन हम बात करेंगे भारत में, तो 23 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना के अंदर होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसी के 6 महीने बाद आप देखेंगे तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की है। होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। तो स्वशासन टारगेट है, ध्यान रखेंगे। अगला है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहा था? प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो उस समय साथी मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका बी। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के, तो सबसे पहले वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारी समिति की साथ ही बैठक हो रही थी और इसी बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इनके द्वारा की जा रही थी। आगे आप देखेंगे कुछ दिन बाद 7 से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में साथी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव, जो कि भारत छोड़ो प्रस्ताव था,
इसकी पुष्टि भी की गई। और आप जानते हैं इसी आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी नारा देते हैं, करो या मरो का नारा। ठीक है। इतिहास से टोटल 10 प्रश्न आपके पेपर में आने थे जो कि हो चुके हैं। ज्योग्राफी से साथ ही आपके पेपर में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है, यानी किस समय में हुआ था। तो आप देखेंगे शिवालिक पर्वत का जो निर्माण है साथी वो सेनोजोइक महाकल्प में होता है। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर हम बात करें शिवालिक श्रेणी, तो आप जानते हैं साथी अगर ये महान हिमालय है, महान हिमालय के बाद साथी ये मध्य हिमालय पड़ता है, और मध्य हिमालय के बाद में आपको शिवालिक श्रेणी देखने को मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो यह सबसे दक्षिण में पड़ता है हिमालय पर्वत के, और सबसे दक्षिण पड़ता है, तो हम इसे गिरिपद भी कह सकते हैं। बाद में आप देखेंगे शिवालिक श्रेणी से ही भाबर और खादर जैसे दो क्षेत्र भी बनते हैं। अगर आप देखेंगे शिवालिक श्रेणी का, तो असंगठित अवसाद जो कि हिमालय से जो नदियां आती हैं, उन नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, उन्हीं अवसादों से शिवालिक श्रेणी का साथी निर्माण हो जाता है। यह अवसाद नदी द्वारा लाए गए कंकड़, बजरी, जलोढ़, बालू, चिकनी मिट्टी आदि से बना होता है। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण मुख्यतः सेनोजोइक महाकल्प के, नियोसीन कल्प के, मायोसीन प्लेओसीन युग में हुआ था। सिंपल सा है, सवाल आपसे पूछेगा तो बता देना, सेनोजोइक महाकल्प के नियोसीन काल में इसका उद्भव होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मरखा घाटी कहाँ पर स्थित है। मरखा घाटी आपसे पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका लद्दाख। तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत में स्थित कुछ प्रमुख घाटियां हैं, जैसे आप देखें कुल्लू घाटी, तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसी प्रकार से नीलांग घाटी यह उत्तराखंड में पड़ता है, जबकि मरखा घाटी यह लद्दाख में पड़ता है। जुकू घाटी नागालैंड और मणिपुर में है। सांगला घाटी किन्नौर यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शांत घाटी या साइलेंट वैली जिसे हम बोलते हैं, वह केरल के पलक्कड़ जिले में पड़ता है, या आप कह सकते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि तुजू दर्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आप जानते हैं जो तुजू दर्रा है साथी यह मणिपुर राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से जो सही जवाब आपका हो जाएगा वह होगा सी। भारत के कुछ दर्रे और उनकी स्थिति देखेंगे, तो लद्दाख में आप देखेंगे तो खारदुलंगला दर्रा, काराकोरम, जोजिला, चांगला, मुलिंगला जैसा दर्रा पड़ता है। यहीं पर जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में सीपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचला, यांगजी दीवान और पारंगला दर्रा। उत्तराखंड में मुलिंगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेख दर्रा, कुंगरी भंगरी और सीनला दर्रा पड़ता है। यहीं पर सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा, बौंडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीपू दर्रा है। मणिपुर में आप देखेंगे तो तुजू नाम का दर्रा है साहब। महाराष्ट्र में थारघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा, जबकि केरल में आपका पालघाट दर्रा पड़ता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे साथ ही नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो जो हमारे ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जहाँ पे आपको पूरा जितनी भी ये टेस्ट सीरीज होंगी, टोटल 30 टेस्ट सीरीज होगा साथी, इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 888176 810 पे आप मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। फीस साथी इसकी बहुत कम लगाई गई है, और ये फिक्स है, इसके प्राइस 149 RS फीस लगाई गई। जो ये इसको बनाने का जो चार्ज है वही आपसे साहब यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है। तो 30 सेट है, अगर आप इसे एक बार अच्छे से कर लेते हो तो आपका पेट तो निकल ही जाएगा। इसके बाद जो आने वाली भर्तियां से वीडियो, लेखपाल, उन सब में भी आपका ये नोट्स पूरी तरह से काम करेगा। आपको बस यही बार बार रिवाइज करके जाना है। बाकी पीईटी में अगर आप ये 30 सेट पूरा कंप्लीट कर लेते हो, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारा डाटा, सारा फैक्ट, सारे पीवाईक्यू, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा साहब। ठीक है। तो अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो भाई मार्केट में तो बहुत सारे लोग कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमें मैसेज करिए 888176 810, कह दीजिए सर पेट की प्रैक्टिस सेट में ज्वाइन कर दीजिए। अभी स्टार्ट हुआ है तो 30 के 30 सेट आपको यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। डेली मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक के बार मिल जाएगा, नहीं। तो इसके प्राइस साथ ही इतना है। ठीक है। बाकी अगर आप लिख पा रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, अपना नोट्स बना सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा हिमनद है। थोड़ा सा लिखने में टाइम जाता है और कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा हिमनद तो याद रखेंगे साथी, जो सियाचिन हिमनद है वह सबसे बड़ा हिमनद है। तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा आपका सही। अगर हम बात करेंगे हिमनद को लेकर के, तो कुछ हिमनद जो हमारे काराकोरम श्रेणी यानी लद्दाख में पड़ते हैं उनकी चर्चा करें, तो सियाचिन हिमनद ये काराकोरम श्रेणी में है। ऊंचाई इसकी कितनी है, तो 76.64 किलोमीटर इतना लंबा है। ठीक है।
इसके बाद बियाफो आता है, ये ऊंचाई नहीं याद रखिएगा, काराकोरम में है, बस इतना याद रखिएगा। हिस्पार, बाल्टोरा, चोंगुलुंगबा और खुर्दोपिन। तो इस तरह से ये जो लोग हैं यह आपके लद्दाख में पड़ते हैं, ये आपके ग्लेशियर हैं लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में पड़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी है? तो आप जानते हैं सैंडल पीक यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी है, तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 10 डिग्री चैनल को, तो आप जानते हैं यह जो चैनल है वह अंडमान और निकोबार द्वीप को एक दूसरे से अलग करती है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत शिखर साथी यह सैंडल पीक है, 732 मीटर है, जो कि उत्तरी अंडमान द्वीप के दिगलीपुर नामक लोकेशन पे मिलता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आप देखेंगे तो लगभग में 836 द्वीप आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ज्योग्राफी से टोटल 5 ही क्वेश्चन आए हैं और पॉलिटी से इसके बाद आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए हम पॉलिटी का देखते हैं क्वेश्चन। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? तो अगर आप देखेंगे साथी तो इसमें जो नीति के निदेशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया जाता है, तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा सही जवाब। बाकी संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनी व्यवस्था, एकल नागरिकता, यह सब हम लोग ब्रिटिश संविधान से लिए हुए हैं, तो इस प्रकार सही जवाब आपका हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश संसद से लिए गए प्रावधान, तो आप जानते हैं संसदीय शासन पद्धति, द्विसदन का होना यानी द्विसदनी व्यवस्था वो ली है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल न्याय प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसद एवं विधानमंडलों की जो प्रक्रिया है वो, ये सभी के सभी हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लेते हैं यानी ब्रिटिश संविधान से लेते हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास साथी कह रहा है ब्रिटेन में होता है, सही है। भारत में मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले संविधान विधेयक लाया गया था 1895 के माध्यम से किया गया था, ये भी सही है। संविधान सभा के द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था साथी परामर्श समिति, ये भी सही है। तो इस प्रकार से सही जवाब का हो जाएगा डी, सभी के सभी विकल्प सही। अगर हम बात करें मूल अधिकार, तो इसका सबसे पहले विकास साथी ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन के सम्राट है जॉन, इनके द्वारा 1215 में एक अधिकार पत्र जिसे हम लोग मैग्ना कार्टा बोलते हैं वो साथी मतलब लिखा गया था, जो कि संबंधित है मूल अधिकार से। कहने का मतलब कि जो ये बिल है, इस बिल के तहत ब्रिटेन के जो सम्राट है जॉन, वो नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। जैसे हमारे यहाँ है तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ हमारे राइट को सुरक्षा करने की बात की गई है। भारत में मूल अधिकार की मांग सबसे पहले संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से किया जाता है। जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तो उसमें जो हमारी संविधान सभा थी, इनके द्वारा मूल अधिकार और जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को लेकर के एक परामर्श समिति बनाई थी वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। तो आप याद रखिएगा कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित जो समिति बनी है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में सही है? भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में उपबंध दिया गया है। आप जानते हैं बात बिल्कुल सही है। सेकंड करा कि नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से हम लेते हैं, सही है। नीति निर्देशक तत्व देश में वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं, सही है। तो इस तरह से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उपबंध दिया गया है। भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य था कि भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं तथा देश में वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी? यह किस अनुच्छेद में साथी कहा गया है? तो यह कहा गया अनुच्छेद 79 यानी 79। तो इस प्रकार से सही आपका है पहला। संसद की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसका जो अध्याय 2 है उसमें अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक में संघीय विधायिका के बारे में उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगी। ध्यान रखना होगा कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा
केंद्र में द्विसदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा इसका उपबंध किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया था, तो आपका जवाब होगा भारतीय शासन अधिनियम 1965। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो सी हो जाएगा आपका सही जवाब। बात करेंगे लोकसभा, तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के बारे में उपबंध किया गया है। आप जानते हैं लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से आएंगे और जबकि 20 सदस्य यह संघ राज्य यानी यूनियन टेरिटरी से आएंगे। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 330 है वह कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें हैं, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए साथ ही 47 सीटें आरक्षित की गई। इस तरह से 5 प्रश्न आपके भारतीय संविधान के थे और 5 प्रश्न साथ ही अब हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं पहला ऑप्शन कह रहा है कि कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व मिलेगा, तो कृषि और उद्योग का यहाँ कोई लेन देन नहीं है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ जब निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं तो वही साथ ही मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया, ये कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था तो उसमें आप जानते हैं निजी और सार्वजनिक दोनों लोग काम करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसमें अभी भी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक साथी हम एडम स्मिथ को मानते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब की गई थी? साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में किया जाता है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा होगा? सी हो जाएगा। कुछ संस्थान है जिसे याद रखिएगा, जैसे IFCI यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड 1948 में इसकी स्थापना हो जाती है। भारतीय औद्योगिक साख और निवेश निगम लिमिटेड यानी ICICI, तो इसकी स्थापना 1955 में। SBI की स्थापना भी उसी समय होती है 1955 में। भारतीय जीवन बीमा निगम तो 1956 में इसकी स्थापना होती है, जबकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना साथ ही 1982 में की जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है? बैंकिंग सुधार से है किस समिति का संबंध? तो आप देखेंगे जो यहाँ पे गोईपोरिया कमेटी है साथी, इसका संबंध बैंकिंग सुधार से है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा गोईपोरिया समिति यानी डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अगर हम बात करें महालनोबिस समिति जो कि 1960 में बना था, तो आय वितरण और जीवन स्तर के आकलन के लिए बना हुआ है। दांतेवाला समिति 1968 में बनता है, तो बेरोजगारी का अनुमान लगाते हैं। जबकि सरकारिया आयोग केंद्र राज्य के मध्य संबंध 1983 में बनता है। खुसरो समिति साथी 1989 में कृषि और ग्रामीण साख के लिए बनाया जाता है। जबकि गोईपोरिया कमेटी 1990 में बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए बनाया जाता है। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो साथी 2014 में किया जाता है, 25 सितंबर 2014। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका बी यहाँ पर राइट। अगर हम बात करें मेक इन इंडिया कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को किया जाता है। इसका जो लोगो है वह साथी शेर है। इसका उद्देश्य था कि जो नौकरशाही निष्क्रियता है इसको दूर करेंगे, यानी लाल फीताशाही को हटाएंगे, विकासशील विकसित आधारभूत संरचना बनाएंगे और इसके द्वारा विनिर्माण की लागत को हम क्या करेंगे? कम करेंगे। उत्पादकों को प्रतियोगी बनाएंगे या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करेंगे। यानी भारत के जो मतलब उद्योग व्यापार है उसमें रिफॉर्म करने के लिए मोदी जी इसको लेकर आए थे, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। पर इसका कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें देखने को भारत में नहीं मिली है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ये भी लघु उद्योग यानी जो हमारे सूक्ष्म उद्योग हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और इसकी स्टार्टिंग 8 अप्रैल 2015 को किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला। यहाँ पे मुद्रा का पूरा नाम आपसे पूछ सकता है, तो बताइएगा
मुद्रा का पूरा नाम है साथी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो याद रखेंगे। तो हालांकि ये सीधे तो सूक्ष्म उद्योग को पैसा नहीं देता, पर हाँ इसके तहत जो नाबार्ड वगैरह है इनकी सहायता करता है, इनको मदद करता है ताकि वह जो है मदद करें किसकी, जो लघु उद्योग कंपनियां हैं उनकी। अब हम विज्ञान से बनने वाले 5 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसी में पहला क्वेश्चन इस तरह से करा, 26वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिरक्षा विज्ञान जो इम्यूनोलॉजी है उसका जनक माना जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो साथी एडवर्ड जेनर को हम प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक मानते हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा डी। कुछ शाखाओं को ध्यान रखिए। आप जानते हैं जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान की जो शाखा है या जंतु विज्ञान का जनक वो अरस्तु है, जबकि वनस्पति विज्ञान आप जानते हैं थियोफ्रेस्टस है, जबकि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान या कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को मानते हैं, जबकि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक साथी एडवर्ड जेनर को, जबकि रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक ये विलियम हार्वे को, उत्परिवर्तन का जनक हम ड्यूगो डी ब्रीज को मानते हैं। तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है? तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो साथी एक यहाँ पे चेचक जैसा बीमारी ये विषाणु से होता है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका प्रश्न में डी हो जाएगा। बाकी ट्रैकोमा, हैजा या मोतीझार नामक बीमारी यह जीवाणुओं से होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जीवाणु जनित रोग है जैसे रोहा हो गया या ट्रैकोमा हो गया, हैजा हो गया, मोतीझर हो गया, टिटनेस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, तपेदिक हो गया, काली खांसी, कुष्ठ रोग, प्लेग या सिफिलिस या गोनेरिया। तो ये बीमारियां हो सकती हैं, तो इनका एक बार आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लार जो आपका स्लाइबा होता है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा? इसमें टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। टाइलिन का काम होता है स्टार्च का पाचन करके इसको माल्टोज में कन्वर्ट करना, सही है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो सामान्यतः 6.8 होता है, हालांकि खाने पर निर्भर करता है, बदलता भी रहता है, लेकिन अभी के लिए तो यही है 6.8 ही। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा स्लाइबा को लेकर के, तो आप जानते हैं हमारे अंदर जो 3 प्रकार के लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिनमें से लार का स्त्रावण होता है और लार के अंदर स्लाइवा के अंदर 99% जल होता है और 1% साथ ही इसमें पाचक एंजाइम भी पाया जाता है, जिसमें टाइलिन और लाइसोजाइम ये 2 पाचक एंजाइम है। जो टाइलिन होता है जो हम भोजन करते हैं उसमें जो स्टार्च होता है उसको ये मल्टोज में कन्वर्ट करता है, जबकि इसका पीएच वैल्यू आप देखेंगे तो सामान्यतः 6.8 होता है। अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो वो स्लाइबा दिन भर में लगभग में 0.5 से लेकर के 2 लीटर तक प्रतिदिन उत्पादन करता है। लार में आप जानते हैं जो लाइसोजाइम होता है या जिसे हम थायोसाइनेट आयन भी बोलते हैं, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। यानी जब हम भोजन करते हैं तो जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें मारने का काम लाइसोजाइम या थायोसाइनेट आयन करता। अगला प्रश्न है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आप जानते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यह साथ ही वाराणसी में पड़ता है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा? बी हो जाए। बात करेंगे वाराणसी में, तो यहाँ पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, जबकि जयपुर में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, लखनऊ के अंदर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, शिमला में आप जानते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, जबकि कटक उड़ीसा में आप जानते हैं राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जो पौधे चट्टानों पर उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? सद इनको हम लिथोफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर, लिथोफाइट्स। आप देखेंगे तो हेलोफाइट्स ये दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधे हैं, जबकि सेमोफाइट्स ये बालों में उगने वाले पौधे हैं, लिथोफाइट्स ये चट्टानों पर उगने वाले पौधे हैं, कैस्मोफाइट्स ये चट्टानों की दरारों में उगने वाले पौधे हैं, जबकि एरिमोफाइट्स सूखे क्षेत्र में उगने वाले पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है 10 प्रश्न साथ ही करंट अफेयर सेशन से पूछा जाएगा, तो यहीं से ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है। करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डॉट की नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। यानी कितने रुपए की नई परियोजना वित्त वर्ष 2026-27 में यूपी गवर्नमेंट ने की है? तो साथ ही 43,565 करोड़ रुपए की नई परियोजना की घोषणा की गई थी। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा?
अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश बजट को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, इनके द्वारा 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया और इस बजट में कुल 43,565 करोड़ रुपए की नई परियोजना रखी गई है। अगर आप देखेंगे बजट का आकार तो 9,12,696 करोड़ रुपए का है, यानी इतने रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। अगर पिछले वर्ष से तुलना करेंगे तो इस वर्ष लगभग में 13% यानी 12.9% ज्यादा है आपकी का बजट। और इस बार बजट की जो थीम है वह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान थीम पर आधारित है। अगला प्रश्न है द ग्रेट सैंक्शन हैक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका उर्जित पटेल, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। कुछ पुस्तक और उसके लेखक को याद रखेंगे, जैसे शशि थरूर द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म है, उर्जित पटेल द ग्रेट सेक्शन है, कैलाश सत्यार्थी करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, धीर कंकाड़िया का है महात्मा एक महान संचालक, विश्व भूषण हरिश्चंद्र की पुस्तक है ए माटी कथा कहे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय, ममता कालिया, नवतेज सरना या देवव्रत दास? तो आप जानते हैं जो डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय हैं, इनको अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। अगर आप देखेंगे सरस्वती सम्मान पुरस्कार तो बांग्ला भाषा के कवि हैं कौन? डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय, इनको मिला है और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन देता है साहब। इनका जो उपन्यास है हर पार्वती कथा, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि पेपर में ये भी आपसे पूछा सकता है। तो हर पार्वती कथा के लिए इन्हें सरस्वती पुरस्कार मिला है। वर्ष 2024 में आप जानते हैं संस्कृत के विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश जी महाराज जी को इनकी जो पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसके लिए दिया गया था, जबकि 2025 में डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय को हर पार्वती कथा के लिए सरस्वती पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है 26 से 28 दिसंबर 2025 के मध्य 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अभी आपसे पूछ रहा है कहाँ पर किया गया, तो साथ ही इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इस प्रकार सही जवाब आपका कौन सा? बी हो जाएगा राइट आंसर। मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है जिसका 5वां संस्करण था। कब हुआ है? तो 26 से 28 दिसंबर 2025 को हुआ था नई दिल्ली में। इसका जो थीम है विकसित भारत के लिए मानव पूंजी, ध्यान रखेंगे। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले इसकी बात करेंगे तो इसका हाल ही में 44वां संस्करण 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका आयोजक भारत व्यापार संवर्धन संगठन है, तो याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2025 में एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी किया गया है और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो साथ ही इसमें भारत की रैंकिंग तीसरे स्थान पे है, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे हमारा भारत है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका बी हो। बात करें एशिया पावर इंडेक्स तो लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया गया है और यह इंडेक्स सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव सहित 8 मापदंडों पर आधारित होता है। इसमें शीर्ष पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर भारत आता है साथी। अगला प्रश्न है कि विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। इस प्रकार सही जवाब आपका कौन सा? सी हो जाएगा। दिसंबर माह के प्रमुख दिवस आप जानते हैं विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवा दिवस या विश्व मृदा दिवस यह 5 दिसंबर को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यह 7 दिसंबर को, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाते हैं, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 19 दिसंबर को हम गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। पुस्तक है द रॉन्ग वे होम, इसके लेखक कौन है ये आपसे पूछ रहा है। साथ ही इसके लेखक हैं सोनाली खुल्लर श्राफ। तो इस प्रकार सही जवाब बनेगा हमारा सी, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अन्य पुस्तक है मुरली मनोहर श्रीवास्तव, इन्होंने विकास पुरुष लिखा हुआ है, जबकि अभिजीत जोग का है भारत दैट इज इंडिया, सोनाली खुल्लर श्राफ का है द रॉन्ग वे होम, एमी मैकगॉयर का है न्यूमन अबार्ट, क्रिस्टिना कोवाक का है वॉच अस फॉल, जबकि वासुदेव देवनानी का है सनातन संस्कृत की अटल दृष्टि। अगला प्रश्न है डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में किया गया? बहुत आसान सा सवाल है। आप जानते हैं भारत और यूएई के मध्य में होता है डेजर्ट साइक्लोन, तो संयुक्त अरब अमीरात और भारत। तो इस प्रकार सही जवाब आपका कौन सा? पहला। डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय की बात करें तो अभी हाल ही में 18 से 30 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में इसका आयोजन किया गया है। जबकि हरी माउस शक्ति की बात करते हैं तो आप जानते हैं राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 5 से 18 दिसंबर
2025 तक ये आयोजित किया गया था और इसका आयोजन भारत और मलेशिया के मध्य में किया गया था। अगला प्रश्न है 26 नवंबर से 28 दिसंबर 2025 के मध्य में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी फाइनल का पुरस्कार दिया गया है? तो आप जानते हैं ईशान किशन को यह पुरस्कार मिला है, तो इस प्रकार सही जवाब आपका कौन सा? बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 की, तो इसका आयोजन 26 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 के मध्य में हुआ है। फाइनल मुकाबला में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला गया है और पहली बार झारखंड ने यह खिताब जीता हुआ है। झारखंड के कप्तान है साथी ईशान किशन, जबकि उप विजेता हरियाणा राज्य रहा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फाइनल मिला है किसे? ईशान किशन को, जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अनुकूल राय को। सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कप मिला है ईशान किशन को, जबकि सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कप मिला है अशोक शर्मा को। तो बताइए ये सब कप किससे संबंधित है? तो ऐसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है घुमा फिरा करके, तो इसे आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है सूरज कुंड मेला, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहते हैं, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आप जानते हैं साथी इसका आयोजन हरियाणा में किया गया है। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते हुए चलेंगे। तो सूरज कुंड मेला साथी ये हरियाणा में लगता है, हरियाणा राज्य में लगता है, ध्यान रखेंगे। और यह इसे हम अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। 15 दिनों तक चलने वाला यह मेला लोगों को ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। इसकी स्टार्टिंग 1987 में किया गया था। अगला प्रश्न है बांग्ला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बांग्ला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो साथ याद रखेंगे यह जो उत्सव आपका मेघालय में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा? बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। मेघालय में होता है बांग्ला उत्सव, जबकि पुथांडु उत्सव यह मनाते हैं तमिलनाडु में। पश्चिम बंगाल में पोइला बोईसाख उत्सव, मिजोरम में एंथुरियम जो कि फूलों का त्योहार है, अरुणाचल प्रदेश में लोसर त्योहार, ड्री त्योहार या सोलुंग त्योहार मनाया जाता है। इसी प्रकार से मणिपुर में लुई नगाई नी त्योहार, चोराव पोब त्योहार मनाया जाता है। नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल या फिर आओ उलेंग फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना होगा। अगला है पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कला और संस्कृति आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आप जानते हैं पंडित बिरजू महाराज का संबंध साथी कथक नृत्य से है, तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर हम देखें भरतनाट्यम, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी, एस के सरोज और सोनल मान सिंह ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं, जबकि कथक से बिरजू महाराज या लक्ष्मी महाराज संबंधित हैं। यहीं पर कथकली से देखेंगे तो कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई या शांताराव संबंधित हैं, जबकि मोहिनीअट्टम से के कल्याणी, अम्बा, श्रीदेवी, रागिनी देवी और गीता गायक जैसे लोग शामिल हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना कब की गई थी? ये भी बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, सभी को पता होगा। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना की जाती है। तो 24 अक्टूबर 1945 बी हो जाएगा आपका। आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की बात तो 1945 यानी 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना होती है। इसके कुल 6 अंग होते हैं, जिसे हम आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद यानी यूनाइटेड नेशन का सबके आगे लगा हुआ है आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद, संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब इनमें आप देखेंगे इन 6 में जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका मुख्यालय साथी द हेग में पड़ता है। बाकी जितने लोग हैं इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। बस इसी का मुख्यालय आपका नीदरलैंड में है, बाकी का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। स्थापना के समय इसमें कुल 51 देश थे, लेकिन वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं यूएन के यानी यूनाइटेड नेशन के। अगला टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिला था? यानी ओलंपिक खेल में शामिल कर लिया गया। तो आपको पता है 1988 में यह काम किया गया है। अगर हम बात करें ओलंपिक खेल को लेकर के, तो इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कराया जाता है। 1988 में आप देखेंगे तो टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। 1960 में जब रोम ओलंपिक खेल हो रहा था तो हमारे यहाँ से मिल्खा सिंह उसमें दौड़े थे। चौथे नंबर पे साथी ये वहां पे आए हुए थे। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे साथी यह नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा? बी हो जाएगा राइट आंसर। नई दिल्ली में आप देखें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी यहीं पर है,
उत्तराखंड में आप देखेंगे तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय है, जबकि कोलकाता में टी बोर्ड ऑफ इंडिया है, बेंगलुरु में कॉफी बोर्ड है, हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो पड़ोसी देश में छोटा छोटा सवाल बन सकता है संभावना। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो लिखा है नागालैंड, जो कि नागालैंड साथी दूर है, ठीक है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका सी। अगर हम देखें तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, यानी 4096.7 किलोमीटर लंबा। भारत के जो 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है, और मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, ठीक है। तो ये साथी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, अगला, मैरियाना गर्त निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? मैरियाना गर्त कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं मैरियाना गर्त साथी प्रशांत महासागर में है और ये सबसे गहरा गर्त है विश्व का, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा साहब यहाँ पे राइट आंसर। आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है, टोंगा गर्त है, मिंडानाओ गर्त है और आटाकामा गर्त है। आटाकामा मरुस्थल भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो इसमें प्यूर्टो रिको नाम का गर्त मिलता है, जबकि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में रोमसे नाम का गर्त मिलता है। दक्षिणी हिंद महासागर में सुंडा नाम का गर्त देखने को मिल सकता है। अगला, आर्मेनिया देश की राजधानी कहाँ पर है? आर्मेनिया की राजधानी आप जानते हैं एरेवान है, कहीं कहीं यरमन लिखा रहता है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। कुछ देश राजधानी मुद्रा की बात करें तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है, मुद्रा है मनत। अफगानिस्तान की काबुल है, अफगानी है मुद्रा। आर्मेनिया की एरेवान है, मुद्रा द्राम है, जबकि इंडोनेशिया जकार्ता रुपया चलता वहां पे। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, सेकेल है मुद्रा, जबकि इराक की राजधानी बगदाद है और इराकी दिनार यहाँ की मुद्रा है। आपके स्टैटिक जीके में लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा करके टॉपिक दिया है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के पास क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो पहली बात तो भारत का नागरिक होगा, सही है। लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए कम से कम साथी 30 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। तो और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो कि संसद द्वारा बनाया गया था, उसकी भी अर्हता को फॉलो करना होगा। तो उपयुक्त तो सभी सही है, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखेंगे तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 84 है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों की अर्हता के बारे में जानकारी दी गई है। अगर हम बात करेंगे लोकसभा, तो पहली बात तो भारत का नागरिक हो, बाहर का नागरिक नहीं चलेगा, आयु कम से कम 25 साल हो, उससे ज्यादा ही रहेगा चलेगा, कम रहेगा नहीं चलेगा। और भारतीय संविधान की जो अनुसूची 3 है जिसमें प्रारूप का प्रावधान दिया गया, उसके तहत उसे शपथ भी लेना पड़ेगा। साथ साथ में संसद के द्वारा जो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 बनाया गया है उसमें कुछ नियम दिए गए हैं, उस नियम को भी फॉलो करना होगा, तब जाकर के आप जो है लोकसभा के सदस्य बन पाएंगे। अगर जनप्रतिनिधि अधिनियम में जो बातें लिखी गई हैं उसके भी मापदंड आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार मिला था? तो आप जानते हैं साथी जसप्रीत बुमराह, है ना। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? पहला होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं आईसीसी पुरुष विश्व कप 2026, तो इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया। भारत विजेता रहा साथी, कप्तान सूर्य कुमार यादव थे। उप विजेता साथी न्यूजीलैंड है। फाइनल मैच वो हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया 8 मार्च 2026 को। आयोजक कौन है? भारत और श्रीलंका है। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को मिला है, जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को मिला है। यह इसका संस्करण है 10वां, यानी आईसीसी पुरुष विश्व कप का यह 10वां संस्करण है। उम्मीद करता हूं कि आपने 30 प्लस क्वेश्चन साथी सही किया होगा, ठीक है, यही उम्मीद है। उम्मीद ये भी करेंगे कि आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं, और आपकी ये तैयारी पूरी तरह से यूट्यूब पर फ्री है। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ऊपर नंबर आपको बता दिया। तो मिलते हैं आपसे हम परसों या कल भी मिल सकते हैं, इसके जो पार्ट 2 है उसको लेकर के। अच्छे से रिवीजन करिएगा, जो टॉपिक आपसे गलत हो जाएगा याद रखिए, अगर आप उस टॉपिक को स्किप कर देंगे तो वो जिंदगी भर गलत करता रहेगा, और अगर आप एक बार उस टॉपिक से संबंधित नोट्स बना लेंगे तो आपसे वो कभी गलत नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसी को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करके, जो टॉपिक गलत हो जा रहा है उसको देखिए, यूट्यूब पर कचहरा कचहरी सब बंद कर दीजिए, यहाँ पे देखिए जो आपका गलत हो रहा है उसको बार बार रिफॉर्म करिए, उसका शॉर्ट नोट बनाइए और वही आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।